हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना के बारे में, या आप कह सकते हैं नगर नियोजन के बारे में। हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में नगर कैसे बसे हुए थे और यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और पूरा ध्यान से देखना। नगर नियोजन। हड़प्पा सभ्यता से लगभग आधा दर्जन नगरों के आधार पर नगर नियोजन का अनुमान लगाया जाता है। मतलब जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है, यहाँ पर आधे दर्जन से ज़्यादा ऐसे स्थल मिले हैं जो नगरों जैसे प्रतीत होते हैं। मतलब उनका आकार, उनकी विशेषताएं सब नगरों जैसे हैं, इसलिए हम लोग इस सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहते हैं। ऐसी बात नहीं कि सारे के सारे जो स्थल मिले वो सब नगर ही हैं, बहुत ग्रामीण स्थल भी मिले हैं। लेकिन चूँकि इस काल में पहली बार नगरों के साक्ष्य मिलते हैं, पहली बार ऐसे स्थल मिलते हैं जिनकी विशेषताएं नगरों से मिलती हैं, और ख़ासकर बहुत ज़्यादा नगर हैं, लगभग आधे दर्जन से ज़्यादा। अब तो और स्थलों की खोज हो गई है, अब तो बहुत सारे स्थल हो गए। पहले जब शुरुआत में हुई तो 6 बड़े नगर या उससे ज़्यादा बड़े नगर मिले, तो इसलिए हम लोग इसको नगरीय सभ्यता कह देते हैं। अब ये नगर थे कौन कौन से? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल, चन्हुदड़ो, धौलावीरा। शुरुआत में जब खुदाई हुई तो यही 6 बड़े नगर मिले। अब तो बहुत सारे नगर हो गए हैं, तो इसी आधार पे इस सभ्यता को नगरीय सभ्यता कह दिया गया। अब जो नगर योजना थी ये आप देख लीजिए, यहाँ पे नगर नियोजन जाल सदृश बिछा हुआ था। जाल सदृश मतलब ग्रिड प्रणाली, यानी ग्रिड सिस्टम में बिछा हुआ था पूरा नगर, जिसमें सड़कें और गलियां परस्पर लगभग समकोण पर काटती हैं और नगर को कई आयताकार भागों में या उप विभागों में विभाजित करती हैं। अब देखिए, ये समझ लीजिए, जो नगर है जानते हो कैसा है? आयताकार है और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर ऐसे काटती हैं। ये देखिए, आप इसको देखिए, कुछ इस टाइप का बना हुआ है। मतलब एक बहुत ही नियोजित ढंग से सारे चीज़ें बनी हुई हैं, चाहे घर हो, नाली हो, सड़क हो, सब एक नियोजित ढंग से बनी है, इसलिए हम इसको नगरीय सभ्यता कहते हैं। नगर सामान्यतः 2 भागों में विभाजित होते थे, एक पूर्वी और दूसरा पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीला या पश्चिमी भाग थोड़ी ऊंचाई पर या चबूतरे पर बनाया जाता था। जो पश्चिमी टीला होता था या पश्चिमी भाग जो होता था, वो ऊंचाई पर या चबूतरे पर बसाकर एक प्राचीर से ढक दिया जाता था, अतः इसे गढ़ी या दुर्ग कहते हैं। सामान्यतः यहाँ पर शासक वर्ग रहता था। और जो पूर्वी टीला था वो थोड़ा नीचे बसाया जाता था और यह किसी रक्षा प्राचीर से घिरा नहीं होता था। पूर्वी नगर में सामान्य जन रहते थे, यानी आम लोग रहते थे। हालांकि इसके अपवाद भी देखेंगे, कई नगर ऐसे हैं जो निचला टीला भी रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है, लेकिन ज़्यादातर जो निचले नगर होते थे वो घिरे नहीं होते थे, और जो पश्चिमी टीला यानी ऊपरी वाला नगर होता था वो घिरा होता था। तो ये आप चित्र में देख लीजिए, यहाँ पे ये देखिए, ये टीला है पश्चिमी टीला, ये थोड़ा ऊंचाई पर चबूतरे पर है, और ये आम लोगों का है जो चारों तरफ बसा हुआ है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब देखिए, इस नगर संरचना के कुछ अपवाद भी हैं। जैसे मैंने बताया ना कि कुछ ऐसे भी नगर हुए हैं जहाँ जो पूर्वी टीला यानी निम्न टीला है वो भी रक्षा प्राचीर से ढका हुआ है। तो कुछ ऐसे अपवाद हैं, जैसे कालीबंगन जो है, यानी कालीबंगा जो स्थान है, इस नगर के पश्चिमी और पूर्वी दोनों भाग अलग अलग रक्षा प्राचीरों से ढके हैं। मतलब पश्चिमी जो ऊंचा भाग है, ऊंचा टीला है, वो भी रक्षा प्राचीर से ढका हुआ है, और जो नीचे वाला यानी पूर्वी टीला है वो भी रक्षा प्राचीर से अलग अलग ढका है, यानी दोनों अलग अलग ढके हैं। ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा स्थल है जहाँ पे दोनों जो टीले हैं वो अलग अलग रक्षा प्राचीर से अलग अलग भागों में दुर्गीकृत हैं। तो कालीबंगन है, या कालीबंगा या कालीबंगन राजस्थान में पड़ता है। चन्हुदड़ो ऐसा स्थान है जो दुर्गीकृत नहीं है, मतलब यहाँ ना तो पश्चिमी टीला घेरा हुआ है ना तो पूर्वी टीला, कोई भी जो दुर्ग है पश्चिमी या पूर्वी वो घिरा हुआ नहीं है। ये भी पूछा था। लोथल, सुरकोतड़ा और बनावली 3 नगरों से पूर्वी और पश्चिमी विभाजन नहीं था। समस्त नगर एक ही तल पर स्थित था और एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। मतलब ये तीनों स्थान ऐसे हैं जो एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं।
मान लीजिए ये पूर्वी टीला, ये पश्चिमी टीला, तो ये दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। तो ये कहाँ पाया गया है? लोथल, सुरकोतड़ा और बनावली। और कालीबंगा में कैसा है? कालीबंगा में मान लीजिए पश्चिमी टीला, ये पूर्वी टीला, तो दोनों अलग अलग भागों से घिरे हैं, दोनों अलग अलग भागों से। मान लीजिए ये अलग, ये अलग। धौलावीरा यह नगर दो नहीं अपितु 3 समान विभागों में विभाजित है, मेसोपोटामियाई नगरों के समान। तो ये भी याद रखिएगा। जो धौलावीरा है, देखिए ज़्यादातर नगर जो पाए गए हैं वो 2 भागों में विभाजित हैं, लेकिन जो धौलावीरा है वो 3 भागों में विभाजित है, यानी बीच में एक मध्य टीला भी है। नगरों में बने मकान बीचों बीच एक आंगन होता था। नगरों में बने मकान के बीचों बीच एक आंगन होता था जिसके 3 और कमरे होते थे। सीढ़ियों के मिलने से मकानों के बहुमंजिली होने के साक्ष्य मिलते हैं, यानी जो मकान मिले हैं खुदाई से उसमें सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो इसका मतलब सीढ़ी है तो 2 मंजिला भी होता होगा। मकानों के निर्माण में मुख्यतः पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है, परंतु इसका अपवाद है कालीबंगा, यानी कालीबंगा में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। यद्यपि कालीबंगन की नालियाँ पक्की ईंटों से बनी हुई है, ध्यान में रखिएगा। जो कालीबंगा के मकान हैं वो कच्ची ईंटों से बने हैं, जबकि नालियाँ पक्की ईंटों से बनी हैं। ईंटों का अनुपात समानतः 4:2:1 होता। मकानों के कपाट और झरोखे समानतः गलियों की ओर खुलते थे, जबकि इसका अपवाद लोथल में मिलता है। लोथल में घरों के कपाट और झरोखे सड़कों की ओर खुलते थे। अब ये समझ लीजिए, मान लीजिए ये सड़क है, ये सड़क है। अब ये मान लीजिए घर है, ये मान लीजिए घर बने हैं। तो ये मान लीजिए ये मेन सड़क है, बीच में ये मेन सड़क है ये। तो जो घरों के जो दरवाजे होते थे वो पीछे खुलते थे, इस साइड में, इसका भी पीछे, इसका भी पीछे, इधर भी पीछे 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 पीछे, यानी सड़कों की तरफ दरवाजे नहीं खुलते थे, ना तो खिड़की होती थी ना तो दरवाजे, सब पीछे की तरफ होते थे गली में। लेकिन लोथल ऐसा है जहाँ पे अपवाद पाया गया है और वहाँ सड़कों की तरफ ही खुलते थे। अब इसको समझ लीजिए थोड़ा, ऐसा क्यों? क्योंकि जो भाई लोथल है वो एक बंदरगाह यानी व्यापार वाला एक नगर था, तो वहाँ सामानों को लादना, उठाना, ले जाना, इसलिए वहाँ पे घर जो है उनके दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। क्योंकि व्यापार होता था तो गली में अगर दरवाज़ा खुलेगा या खिड़की खुलेगी तो फिर व्यापार उतनी अच्छे से हो नहीं पाएगा। अब कोई सामान लादना है तो गली में रथ लेके जाया जाएगा या इक्का गाड़ी या घोड़ा गाड़ी जो भी उसमें चलता होगा, बैलगाड़ी, वो गली में कैसे जाएगा? वो तो सड़कों पे ही आएगा। तो सामान लादना हुआ तो फिर प्रॉब्लम होगी अगर पीछे दरवाज़ा रहेगा। इसलिए लोथल में दरवाजे की तरफ पाया गया है, सड़क की तरफ दरवाज़ा पाया गया है। बाकी अगर आप देखें तो जितने भी नगर हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो है कि घर के पीछे होते थे, यानी गलियों में दरवाजे खुलते थे। प्रत्येक मकान में स्नानागार होता था और अन्नागार, यानी स्नानागार मतलब नहाने वाला और अन्नागार मतलब अनाज रखने वाला होता था। मकानों के अंदर नालियाँ थीं जो सड़कों के किनारे चलने वाली मुख्य नालियों से मिल जाती थी। भूमिगत जल निकास प्रणाली थी जो सभी घरों को सड़क की नालियों से जोड़ती थी और यह पत्थर की पटिया या ईंटों से ढकी होती थी। तो ये देखिए भूमिगत नाली है, देखिए पत्थर से ढकी हुई है, ये भी खुदाई में मिली है। इस सभ्यता में सफाई और स्वच्छता पर समकालीन अन्य सभ्यताओं से अधिक ध्यान दिया गया था। पत्थर के भवनों की अनुपस्थिति हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता है, यानी पत्थर के भवन नहीं पाए गए हैं। मोहनजोदड़ो के महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवन हैं सभा भवन, पुरोहित आवास, अन्नागार, विशाल स्नानागार, ये मोहनजोदड़ो में पाए गए हैं। इसके दोनों सिरों पर तल तक सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। कपड़े बदलने के लिए किनारों पर कमरे बने हैं। स्नानागार का फर्श पक्की और तराशी हुई ईंटों से बना है। ये जो स्नानागार पाया गया है मोहनजोदड़ो में उसकी बात हो रही है। जो मोहनजोदड़ो में स्नानागार पाया गया है उसका फर्श जो है पक्की ईंटों से बना हुआ है और उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। बगल के कमरे में एक बड़े कुएं से पानी खींचकर स्नानागार के कुंड में भरा जाता था।
और स्नानागार के कोने यानी दक्षिण पश्चिम से एक जल निर्गमन नाली से जल निकाला जाता था। यह सामूहिक स्नानागार था जो कि अनुष्ठान स्नान स्थल के रूप में मांगलिक समारोह के अवसर पर किए जाते होंगे। ये देख लीजिए, ये है स्नानागार। इधर देखेंगे उत्तर में और इधर देखेंगे दक्षिण में, तो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और इस स्नानागार के चारों तरफ आपको कमरे मिल जाएंगे। इस स्नानागार का जो आकार है आप देख लीजिए, 19.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ा भवन है। ये देखिए, ये अन्नागार है अनाज रखने का, तो ये सबसे बड़ा भवन माना जाता है मोहनजोदड़ो का। और इसका आकार भी आप देख सकते हैं, 45.72 मीटर गुणे 22.83 मीटर। इसमें 27 प्रकोष्ठ का मतलब कमरे, लेकिन हड़प्पा के गढ़ में केवल 6 अन्न भंडार मिले हैं। तो ये था नगरीय योजना हड़प्पा सभ्यता की। तो आपने देखा नगर कैसे थे, सड़कें कैसी थीं और जो घर मकान बने होते थे वह कैसे थे। तो पक्की ईंटों के बने होते थे, हालांकि कालीबंगा में कच्ची ईंटों के मकान पाए गए हैं। दरवाजे जो होते थे या खिड़कियाँ जो होती थी वो गलियों में खुलती थी, मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलती थी। हालांकि लोथल जो है उसमें मुख्य सड़क की ओर दरवाजे खुलते थे व्यापारिक गतिविधियों के कारण। ओके, तो आगे हम लोग अन्य चीज़ों पर बात करेंगे, जैसे हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, या फिर आर्थिक स्थिति कैसी थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक स्थिति कैसी थी, इन सब पर भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।